Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our new chapter of macroeconomics, that is the basic concepts of macroeconomics. Basic concepts of macroeconomics. ये पढ़ने वाले हैं किस चीज में ये काम आएगा? Basic concepts जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो एक्चुअली जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे, एक्चुअली ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी एक यूनिट है, ठीक है। दिस अ कंप्लीट यूनिट ऑफ द नेशनल इनकम जो एक चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, सेकेंड जो है ये है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी है, आई विल टेल अबाउट दिस नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, then I will tell you about this thing factor income है, ठीक है। फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इन डिटेल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। फैक्टर एंड फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी एनएफआईए, ठीक है। एनएफआईए के बारे में पढ़ेंगे, प्लस एनआईटी के बारे में। सो ऑल दीज टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उस चीज से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग हियर। So today we are going to start from a very beginning topic, that is the domestic territory. हम बिल्कुल डोमेस्टिक टेरिटरी से शुरू करने वाले हैं। अब क्या टॉपिक है यहाँ से, अब सबसे पहली चीज बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मैंने व्हाई दीस चैप्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। इस पूरे इसको हम बोलते हैं फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जीडीपी निकालना, यू नो दिस थिंग, जीडीपी निकालना, फिर आपका एनएनपी, यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स, एनडीपी निकालना, ठीक है। ये डोमेस्टिक इनकम है, एनएफसी, जीडीपी एंड एफसी, ठीक है। एनएफसी वो मैं बाद में बताऊंगी क्या है ये, व्हाट इज एफसी, व्हाट इज एनसी, वी आर टॉक अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो बेसिकली जीडीपी कैलकुलेट करना, एनडीपी कैलकुलेट करना, ये सारी चीज जब तक हमें ये नहीं पता होगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही छोटी बेसिक सी चीज है, आपको अपने घर में when you have to take a decision about the budget planning, जब आपको करनी होती है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि मेरी इनकम कितनी है, मेरी फैमिली की इनकम कितनी है, तो मैं किस हिसाब से अपना बजट एलोकेशन अपनी करूंगी, कैसे मैं करूंगी, कैसे मैं प्लानिंग करूंगी, कैसे मैं अपने एक्सपेंडिचर्स, कैसे मैं अपने एक्सपेंसेस करूंगी, कैसे मैं अपनी सेविंग्स करूंगी। जब तक मेरे पास मेरी इनकम नहीं होगी, मैं कैसे मेरी सेविंग्स करूंगी, मैं कैसे मेरा इन्वेस्टमेंट करूंगी, मैं कैसे मेरे एक्सपेंसेस करूंगी, ठीक है। डू अंडरस्टैंड, इफ आई डोंट नो अबाउट माई इनकम, जब तक मुझे मेरी इनकम के बारे में नहीं पता होगा तो मैं कैसे करूंगी। इन द सेम वे अंटिल, जब तक मुझे मेरी नेशनल इनकम, यहाँ तो बात देश की है, यहाँ तो बात पूरी कंट्री की है, इकोनॉमी की है, तो पूरी कंट्री या इकोनॉमी, जब तक हमें हमारे देश की नेशनल इनकम नहीं पता होगी, हाउ कैन आई से कि हमारे देश में सेविंग्स कितनी होती है, मैं कैसे करूंगी, हाउ मच एक्सपेंसेस आई हैव टू मेक, हाउ मच एक्सपेंसेस फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कैसे, जब तक कैसे करेगी, जब तक उसे पता ही नहीं होगा हाउ इट विल एलोकेट कि ये इतना पोर्शन जो एक्सपेंडिचर वो आपका डिफेंस में जाना चाहिए, इतना एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगी जब तक उसे पता ही नहीं है कि नेशनल इनकम कितनी है। अब वो नेशनल इनकम निकालना क्या एक ही इंसान कमा रहा है, देयर आर, इट्स इंक्लूड ऑल बिलियंस ऑफ पीपल, है ना, इतने सारे लोग इंक्लूड करते हैं, सबकी इनकम को पूरा किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग को, ठीक है। तो वो हम अब सीखने वाले हैं। इमेजिन कितना अच्छा टॉपिक है कि पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकालना हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रही हूँ, फ्रॉम द बेसिक। उससे पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए नेशनल इनकम, क्योंकि इसे एक गोइंग टू कैलकुलेट बिफोर दिस यू हैव टू बी अवेयर, कुछ कॉन्सेप्ट है इसके लिए आपको पता होने चाहिए। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का। किसका कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब ये समझना, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है इसे मैं इन अ लेमन्स लैंग्वेज इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानती हूँ। क्या बोलती हूँ, आई ऑल्सो से दिस इज एन इकोनॉमिक टेरिटरी, या फिर मैं एक्चुअली में देखा जाए तो मैं इसे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, क्या बोलती हूँ,
political frontiers. Domestic territories in layman's language also known as the political frontiers of the country. Political frontiers मतलब boundary, ठीक है, political boundary. तो बेसिकली मेरे देश की, मेरे आई हैव दिस इंडिया का मैप, ये जो मेरा मैप है उसकी जो ये दिस पूरा का पूरा जो है दिस पॉलिटिकल फ्रंटियर, यू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल फ्रंट, और आल्सो इंक्लूड दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो बेसिकली इसने बोला ये पूरी पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है, जो भी मेरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो भी मेरी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, ठीक है. इन अ सिंपल लैंग्वेज आई हैव सेड बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है. सॉरी आई एम रिमूविंग दिस थिंग, इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, इससे बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इसके अलावा भी देयर आर ऑल्सो सर्टेन टर्म्स, कुछ और भी ऐसे टर्म्स है विच आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाते हैं. आई विल टेल यू दिस थिंग्स. डोमेस्टिक टेरिटरी सबसे पहली चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक, याद रखना इस चीज को, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक, इससे पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाएगा. डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मॉनेटरी वैल्यू होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक इनकम. कैसे निकाले अभी समझो. सबसे पहले कॉल एज द पॉलिटिकल फ्रंट. इसका मतलब है जो भी हमारे देश की बाउंड्रीज, हम मेरी देश में जितनी पूरी हमारी बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको मैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करूंगी. समझ आया, ठीक है. ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर व्हाट टेकिंग प्लेस विदिन द डोमेस्टिक, within that political boundaries, within that domestic territory, I am going to include in this. Now there are certain more words. अब कुछ और टर्म्स भी हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. अब ये ध्यान से सुनना. पहला शब्द जैसे मेरा है जो भी शिप्स, लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. पहला है जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, आई सेड ships and aircrafts, I said, which are owned by the residents of the country operating in the, which are operated, यहाँ पे ships and aircraft which are operated by the resident of the country, operated, owned and operated, I said owned and operated by residents, ठीक है. ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी रेजिडेंट्स, कहां पे कर रहे हैं, विदिन टू और मोर कंट्रीज के बीच में, टू और मोर कंट्रीज. जैसे कि अभी समझ नहीं आ रहा होगा ना ये क्या बोला मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ आ रहा होगा ये मैंने क्या बोला. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी रेजिडेंट, क्या है भाई ये रेजिडेंट. सिंपल शब्दों में एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज. लेकिन यू शुड नो, आप लिखोगे तो कैसे करोगे. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक, जैसे कि एग्जाम्पल इंडियन एयरवेज है, ठीक है, अभी तो सबको पता है क्या हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल, जैसे कि इंडियन एयरवेज रिसेंट क्रैश जो हुआ है पता है ना. सो इंडियन एयरवेज जो है फॉर एग्जाम्पल ये जो है इट इज ऑपरेटिंग इन बिटवीन इंडिया, मान लो इंडिया और लंदन में मान लो ये ऑपरेट कर रही है. So do you think now अब क्या इंडियन एयरवेज becomes a part of the लंदन का पार्ट बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, है ना. So basically इंडियन एयरवेज, so all those ships है या कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, आई टेक कोई किसी शिप का नाम आप ले लीजिए, भले ही वो किसी और, दो हमारी कंट्री है किसी और कंट्री है, उससे ज्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रही है, लेकिन ओन बाय किसकी है, हमारी कंट्री ने, ओन बाय आवर कंट्री, दिस थिंग्स व्हिच इज ओन्ड बाय द रेजिडेंट, हमारी कंट्री, हमारे लोगों ने ओन किया है. अंडरस्टैंड. सो बेसिकली इंडियन एयरवेज व्हिच इज एग्जांपल एयरक्राफ्ट का मैंने दिया, इंडियन एयरवेज व्हिच इज ओन्ड बाय आवर इंडिया, बट इट इज एक्चुअली ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड लंदन के बीच में. सो इन दैट केस इट बिकम्स द पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो ये किसका हिस्सा है, इट बिकम अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भारत का हिस्सा है. ऐसी एक और एग्जाम्पल देख लो, मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल सिंगापुर एयरवेज है, ठीक है, क्या है, सिंगापुर एयरवेज है, ठीक है. इफ इट इज अ सिंगापुर एयरवेज एंड नाउ इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में ऑपरेट कर रही है, मान लो इंडिया और जापान के बीच में, क्या बनेगी, इट इज अ, क्या ये इंडिया का पार्ट है फिर, इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया, नो, इट इज ओन्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, दो इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड
बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, अंडरस्टैंड। तो कोई भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, यहाँ पे इसने बोला विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑपरेटिंग बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, इट इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। वो उस डोमेस्टिक कंट्री का वो पार्ट है जो उसको ओन कर रहा है। यहाँ पे इन एडिशन, ये एक तो सबसे पहला कारण मैंने दिया कोई भी चीज जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में काम कर रही हो, अंडरस्टैंड। इन एडिशन टू दिस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आई सेड, इन एडिशन, इसके अलावा एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर रीजन हुआ, इसको तो इनफैक्ट मैं बी लिख देती हूँ, ये ए है। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, एक तो जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हमारी बाउंड्री के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है वो इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनी प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी बिजनेस, कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री हमारे देश में प्रोड्यूस करी, तो उसका जो भी इनकम होगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज इट इज आउटडोर दैट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इट इज ऑपरेटिंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, अंडरस्टैंड। पहला तो ये हुआ। दूसरा मैंने बोला शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के बारे में, तो वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज फॉर एग्जांपल इंडियन एयरवेज आई सेड व्हिच इज ऑपरेटेड बाय द इंडिया, owned and operating by the India, कर रही है ना, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, बट owned by I said of course, क्योंकि owned and operated by the resident of the country, but though it is operating within the 2 or more countries के बीच में, इंडिया और लंदन के बीच में ऑपरेट करिए, जापान कहीं पे भी वो ऑपरेट करे, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंडिया का पार्ट है, इससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो मैं डोमेस्टिक इनकम से लगाऊंगी। नाउ सो बेसिकली ये जो सिंगापुर एयरवेज है, यहाँ पे अब जैसे कि इंडियन एयरवेज का एग्जांपल दिया, अब नेक्स्ट है सिंगापुर एयरवेज का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने दिया सिंगापुर एयरवेज, इट इज ओन्ड बाय दी सिंगापुर, दो इट इज ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो ये उसे मेन चीज ओन कौन कर रहा है, सिंगापुर कर रही है, मेन ओन कौन कर रहा है उस एयरक्राफ्ट को, इंडिया कर रही है ना, समझ आया। ऐसी कोई शिप है, इंडियन शिप है, कोई भी ऐसी शिप है, ठीक है, किंगफिशर जो थी चली गई, नाउ दैट एवरीबॉडी नो दिस, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी इजी, प्लीज याद रखना, मैं इसको एक शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिख दूंगी, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन अ समरी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि जब आप एक्चुअली में डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने बैठोगे ना, उस समय जब ये पॉइंट आएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मैं डोमेस्टिक इनकम में ये वाला, ये मैं इसकी इनकम डालूं कि नहीं डालूं। ओके, क्वेश्चन आएगा कि इंडियन एयरवेज विच इज इनकम विच इज ऑन बाय द इंडियन एयरवेज, ऐसा कुछ इंक्लूड किया जाए कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको पता ही नहीं, अगर आप ध्यान से सुनोगे ही नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा ऑल दोस यू नो दी इनकम विच इज अर्न बाय एनी फैक्ट्रीज विच इज ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, या कुछ भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, इन इंडिया में ऑपरेट करिए, आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करिए, ब्रांच ऑफ एनी बैंक, एनी ऑफ दिस थिंग, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो प्लीज ध्यान से इसको सुनिए, वरना नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करने बैठोगे ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। नाउ ठीक है, अभी क्या बोला मैंने, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद जो मेरा बनेगा दैट इज दी नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट दिस इज अ सी पॉइंट, ठीक है, ये सी पॉइंट में कर रही हूँ, इसका मतलब है फिशिंग वेसल्स, oils, natural gas rigs and floating natural gas rigs and floating platforms and floating, I'll dictate this thing, and floating platforms operating in the international water operating in the international water where they have, अभी बताती हूँ क्या मतलब है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, नहीं होगा, they have exclusive, अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, where they have exclusive rights of operation, ठीक है। क्या बताया मैंने बोला कोई भी फिशिंग वेसल, सॉरी दिस इज स्लिप ऑफ टंग, कोई भी फिशिंग वेसल, ठीक है, जो भी फिशिंग वेसल यू नो दिस थिंग्स, कोई भी नॉट यू कैन कंसीडर दिस, ऐसे आप बोलो यू नो जब सेलिंग करते हैं, यू नो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, तो बहुत सारी यू नो फिशिंग वेसल्स होती है, टैंक्स होते हैं, शिप होती है, यू नो दिस थिंग्स, क्रूज शिप्स होती हैं, यहाँ पे टैंक्स लेके जाते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, कुछ भी वेसल्स, बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, टैंकर्स जाते हैं, बड़ी बड़ी शिप जाती हैं, क्रूज शिप्स, जितने भी फ्लोटिंग, दैट्स व्हाट ही सेइंग। तो बेसिकली वो सारी चीजें, ऑल दोस व्हीकल्स जो पानी में जाते हैं, ओशंस में, यू नो जैसे ना इंटरनेशनल ट्रेडिंग जब होती है तो सेलिंग होती है ना, सेलिंग होती है तो ओशंस में जाते हैं, वो
तो वहां पे तो इनका कहना है कि वो, तो अब उसने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी में वो वाली चीजें भी, वो सारे व्हीकल्स है, फिशिंग वेसल्स है, नेचुरल गैस है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी जो कि उस पानी में ऑपरेटिंग कहाँ पे कर रहा हो, इंटरनेशनल वाटर में, ऐसे कोई भी ऐसा फिशिंग वेसल, कोई भी ऐसी चीज, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस, रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी में बह जाने वाली चीजें, कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, जैसे अरेबियन, इंडियन ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, ठीक है, तो आर्कटिक ओशन से कुछ भी, कहीं पे भी, किसी भी समुद्र में, किसी भी ओशन में अगर वो ऑपरेट कर रहा हो, ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल वाटर में, लेकिन वहां पर उस समुद्र में वहां पर ऑपरेट करने के लिए उनके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन आपका होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी बोट है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के थोड़ा समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो इमेजिन, वो कह रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में, हम उसे भी सिंपल शब्दों में कहूँ तो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन द एग्जाम्पल्स एक्चुअली। तो बोल रहा है कोई भी बोट है, ठीक है, एंड दैट बोट इज ओन्ड बाय दी एक इंडियन फिशरमैन है, ठीक है, एंड दैट बोट इज ऑपरेटेड ओन्ड बाय दी इंडियन फिशरमैन। कोई भी बोट है, नाव है, जो कि इट्स नॉट अ बोट, इट्स स्मॉल, इट कुड बी लाइक बिग, ठीक है, बोट विच इज ओन्ड बाय द इंडियन फिशरमैन, और वो उसे ऑपरेट कर रहा है, लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया, बोट विच इज ऑपरेटेड ओन्ड बाय द इंडियन फिशरमैन, कहाँ पे कर रहा है, इन इंडियन ओशन में, मान लो वो कर रहा है, ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल वाटर, मतलब मान लो वो इंडियन ओशन में कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन द इंडियन ओशन वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, उनका हक है कि वहां वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई भी चीज पाई जाती है, कोई भी ऐसी शिप, कोई भी ऐसी वेसल जो कि इंटरनेशनल वाटर में, जहां पे दे हैव अ राइट टू ऑपरेट इन दिस केस, व्हिच इज ओन्ड बाय आवर कंट्री, ओन्ड बाय आवर इंडियन फिशरमैन, ओन्ड बाय इंडियंस, इन दैट केस कुछ भी ऐसा होता है, वहां से कोई भी इनकम अगर जनरेट होती है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। Understand, so any boat which is owned by the Indian fishermen operating in the Indian Ocean where they have exclusive right of operation is a part of a domestic territory of India, and that income generated from this thing will be included for calculating the domestic income को calculate करने के लिए use की जाएगी। समझ आया? सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बोला भाई पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बोला कोई भी शिप मिले, कोई भी एयरक्राफ्ट, कुछ भी मिले, कुछ भी है विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आवर रेजिडेंट आर ऑपरेटिंग बिटवीन टू और मोर कंट्री, जैसे मैंने जैसे इंडियन एयरवेज का एग्जांपल दिया, सिंगापुर एयरवेज का एग्जांपल दिया। अंडरस्टैंड? तीसरी चीज मैंने क्या बोली, मैंने बोला कि कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी फिशिंग वेसल्स, ऑयल, कोई भी ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल वाटर में फ्लोट कर रही है, इंटरनेशनल वाटर में, जहां पे विच इज वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, उनका हक है कि वहां पे वो उसे ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बोट, आई सेड दिस थिंग, यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, फिशिंग वेसल्स का, कोई भी चीज, फिशिंग वेसल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, समझ आया? Where they have exclusive, this is very important, operating in the international waters where they have exclusive right of operation। तभी बोट बोला मैंने, बोट है, अगर कोई इंडियन फिशरमैन उसे ओन करता है, ठीक है, और वो इंडियन ओशन में करा है, तो दे हैव अ राइट ऑफ दिस थिंग, तो कोई भी इनकम इससे जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, समझ आया? अब इसके बाद सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इससे आ जाएगा तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज, वन मोर थिंग, अब मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ थर्ड पॉइंट हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग्स, क्योंकि इसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं थर्ड थिंग व्हिच आई एम इंक्लूड इन दिस थिंग हियर, यहाँ पे डी पार्ट है, ठीक है। डी पार्ट क्या बोल रही हूँ मैं, इट विल इंक्लूड दिस थिंग्स, कोई भी कॉन्सुलेट, एम्बेसी, एम्बेसी सबको पता है, I'll tell you these things, embassy, consulates, ठीक है, and military establishment, ये establishment है, ठीक है। of our country located, हमारी कंट्री के हो लेकिन कहाँ, अब्रॉड। इसका तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, व्हाट इज कंसुलेट। आप लोग सोचेंगे क्या होता है, व्हाट इज कंसुलेट। कंसुलेट भी एक जैसे एम्बेसी, इट्स लाइक अ सब मेन ऑफिस ऑफ अ एम्बेसी, इसी का एक छोटा सा, ठीक है। इसमें भी ऑफिसर होता है। एम्बेसी तो सबको पता है कि एम्बेसडर जाते हैं, एम्बेसी इज लाइक हर इंडियन की
इंडियन एम्बेसी आपको हर कंट्री में मिल जाएगी। एक आपको पता है एम्बेसडर होता है और एक हाई कमिश्नर होता है। आप अगर जिसको भी पता है इसके बारे में, प्लीज टेल मी, प्लीज मेंशन दिस इन अ कमेंट सेक्शन, इसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है, तो एम्बेसी जो जा रही अब हर इंडिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है वो आपको हर कंट्री में मिलेगी, विच मीन्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंडिया इज रिप्रेजेंट, हमारा वहां पे हमारा एक इंडियन ऑफिशियल जो है इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए वहां पर एक होगा, एक इंडियन एम्बेसी, हमारा एक ऑफिस वहां पे खुला होगा, गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। तो प्लीज टेल मी, मुझे बताइएगा जरा, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच में जिसको भी डिफरेंस पता है प्लीज टेल मी। अगर जिसको ये पता है तो मैं मान जाऊंगी, यू नो पीपल डू स्टडी समथिंग, कुछ पढ़ते हैं आप, ठीक है। नहीं पता है तो प्लीज गूगल ऑन दिस थिंग, मैं तो बताऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कॉमनवेल्थ का थोड़ा सा पार्ट है, प्लीज जस्ट सी इट, ठीक है, ध्यान से देखना। कॉमनवेल्थ नेशंस जो होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस का एक पार्ट है, जिसको भी पता है प्लीज बताना। सो एम्बेसी की मैं बात कर रही हूँ, तो व्हाट इज कंसुलेट? कंसुलेट इज लाइक ये गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं व्हिच इज हैज अ रिप्रेजेंटेशन इन दी अदर, इन दी फॉरेन कंट्री, ठीक। इंडियन एम्बेसी आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। कंसुलेट क्या होता है? लाइक अ सब मेन ऑफिस ऑफ द एम्बेसी। सो बेसिकली कंसुलेट एक ऑफिस होता है, या ऑफिस ऑफ बिल्डिंग, या कुछ भी आप बोल लीजिए, होते हैं जिसमें एक ऑफिसर रहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, विच इज कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट रहता है, एंड हु इज बीन लोकेटेड इन दैट कंट्री। उस कंट्री में इसलिए लोकेट किया जाता है, लोकेटेड इन दैट कंट्री, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स, जिसमें ताकि उसके कंट्री के हित के लिए वो चीजें करे जिसको वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश का कोई इंडियन एम्प्लॉय दूसरे देश में जाएगा तो वो वहां पर, वो इंडिया को बिलोंग करता है, तो वहां के इंटरेस्ट में जो भी चीजें हो सकती है वो करेगा। अंडरस्टैंड? बहुत ही आसान है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड। तो वो क्या पॉइंट है, उसने बोला कि यहाँ पे अब वो कह रहा है कि जो भी एम्बेसी है, जो भी कंसुलेट्स है, या जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, हियर सिंस आर्मी भी होती है, बहुत सारे आपने देखा होगा एक्सरसाइजेस होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है। सो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री विच आर लोकेटेड अब्रॉड, जो अब्रॉड लोकेटेड है, ठीक है। हमारे देश की चीजें लेकिन दूसरे देश में है, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन यहां समझ आया, जैसे कि इंडियन एम्बेसी इन, मान लीजिए जैसे इंडियन एम्बेसी रशिया में है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इट्स अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट? इंडियन एम्बेसी। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है, लेकिन है क्या हमारी इंडियन एम्बेसी, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने किया इंडियन एम्बेसी वाली चीजें मैंने मेंशन की, रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। ये भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री डोमेस्टिक जब का पार्ट है, तो बेसिकली इंडियन एम्बेसी, इन सबसे भी कोई भी चीज इंक्लूड होगी तो वो भी हम, उससे भी हम डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम से ही हम नेशनल इनकम निकालते हैं। आई टेल यू दिस प्लस NFIA जब हम करेंगे वो सब मैं बाद में बताऊंगी। अभी क्योंकि अभी यही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, तब आपको समझ आएगा। सो यू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक टेरिटरी में मैं क्या क्या इंक्लूड कर रही हूँ। देखो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी समझ आ रहा है, एक कोई स्कूल है उसके अंदर की बाउंड्री, उसके अंदर जितनी भी चीजें हो रही है वो तो इंक्लूड करी जाएंगी, वो तो होंगी ही होंगी। बट इन एडिशन टू दैट, कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट, जैसे कि इंडियन एयरवेज का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। दूसरा ऐसा फिशिंग वेसल वाला एग्जांपल मैंने, जो फिशिंग वेसल है व्हिच हैव बीन ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल वाटर, बोट का एग्जांपल दिया था ना मैंने, बोट व्हिच हैव बीन ओन्ड बाय द इंडियन फिशरमैन इन द इंडियन ओशंस हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशंस का हो, उसको इंक्लूड किया जाएगा। एंड देन इंडियन एम्बेसी का एग्जांपल दिया। सो इंडियन एम्बेसी रशिया, इट इज अ, तो कोई भी एम्बेसी कंसिडर्ड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे देश की दूसरी कंट्री में, दैट इज आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी का हमारा पार्ट बनेगी। अंडरस्टैंड? सो डोमेस्टिक टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी इज लाइक अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। Understand, domestic territory is like, according to the United Nations, it is like a geographical boundary, so which are administrated by the government, within which the movement of goods का capital, people happen circulate freely, आराम से होता है। Understand? So this is why. लेकिन अब उससे, अब एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, just tell me with this thing. However, domestic territory does not include, domestic territory include नहीं करती, it does not include what? It does, I'm एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या रशियन एम्बेसी, टेल मी दिस थिंग, हाँ, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट? टेल मी दिस थिंग। नो इट्स नॉट, ठीक है, याद रखना, नो इट्स नॉट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया, इस रशियन एम्बेसी इन इंडिया। सो बेसिकली ऑल दोस सेम एम्बेसीज, कंसिडर्ड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ
फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेन कंट्री की हो हमारे देश में हो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का पार्ट नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ द फॉरेन कंट्री, वो उसी कंट्री का पार्ट है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जो है, जैसे कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, WHO है, ठीक है, ये सारे यूनाइटेड नेशन है, WHO, सो दे आर अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट? नो, दे आर नॉट. They are not a part of our domestic territory. They are a part of those geographical, international boundary only. They are a part of a international boundary. They are not a part of the domestic territory. ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है. So I hope you understand domestic territory. समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. So basically what does the domestic territory includes? All those political frontiers, ships वाली चीज, जितना भी ships and aircraft है which is owned by this thing, they will be included, and fishing vessels include किए जाएंगे. Then we have Indian Embassy. So basically it is fishing include किया जाएगा, यहाँ पे Indian Embassy include किया जाएगा, ठीक है. So basically all those Indian Embassy in Russia, this will be included. I hope you got all the concept. वापस से बता रही, पॉलिटिकल कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड किया जाएगा, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में चीजें होंगी, जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट व्हिच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडियंस, बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री व्हिच आर ऑपरेटिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल द इंडियन एयरवेज आई सेड which is operating India in London, but it is a part of a domestic territory of India. Example second I have given, that is the Singapore Airways का मैंने example दिया था, which are not a part of a domestic territory of India. Second I said all those fishing vessels, fishing oil, natural gas, floating platforms operating in the international waters owned by residents, in which they have the exclusive right of operation. For example, boats which is operated by the Indian fishermen operating in the Indian oceans, they have the exclusive right of operation. And last example I give is that is the Indian embassies. कोई भी embassy, consulate, military establishment हमारे देश की of a foreign country located abroad, they are a part of a domestic territory. What we does not include, we will not include जो भी foreign country की जो होंगी located in India, all those embassies, consulate, military establishment of a foreign country located in India is not a part of a domestic territory. For example, रशियन एम्बेसी अगर इंडिया में है, ये हमारे देश का पार्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. सेकंड थिंग आई से कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन या WHO, they are not a part of the domestic territory of India. So this is how we are going to end of this domestic territory. ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम देखोगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट, all of these will going to come and you will get confused. इसीलिए प्लीज इसको ध्यान से याद करिएगा, सारे चारों के चारे पॉइंट बार बार करिएगा, बार बार इसको याद करिएगा. एक बार आप करोगे, दूसरी बार आप भूल जाएंगे. When you try to literally implement this thing, क्योंकि इसके बाद अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मल रेजिडेंट का है. इट ऑल्सो हैज सर्टेन पॉइंट्स, उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, जब तक बार बार रिविजन नहीं करोगे ये चीज बैठेगी नहीं. तो और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैलकुलेट करने के लिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन, शेयर माय वीडियो. जैसा भी जो भी आपको लगता है कि मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में रखिए, क्वेरी दे भेज सकते हैं, कुछ भी है, you can DM me on the Instagram. Thank you so much. Keep sharing, keep loving me. Thank you. Radhe Radhe.